19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆਂ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ रहांगे। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला और हमारे साथ हमारे एडिटर फॉरेन अफेयर्स सौरभ कुमार शाही भी मौजूद हैं। आपको पता ही है कि विश्व में इस समय गर्मा गर्मी चल रही है और एक गर्मा गर्मी तो हमने सैटरडे बीओडी किया कि कैसे थाईलैंड और कंबोडिया के बीच अब गोलीबारी चल रही है, लेकिन एक और गोलीबारी, जरूरी नहीं कि हर गोलीबारी हमें नजर आए, कुछ सियासी गोलीबारियां होती हैं, कुछ डिप्लोमेटिक गोलीबारियां होती हैं जो इस वक्त चल रही है चीन और अमेरिका के बीच, लेकिन बीच में है ताइवान। ताइवान, आपको पता है चीन और ताइवान के संबंध बेहद खराब हैं और लगता है कि अब हमला हुआ कि तब हमला हुआ, वैसा ही कुछ चल रहा है। अब आपने देखा है कि हमारे देश में भी कैसे विपक्ष अक्सर ये कहता रहता है और दावों के साथ ये कहता है, कुछ सबूतों के साथ कहता है कि उसकी आवाज दबाई जा रही है। वैसा ही कुछ ताइवान में भी हो रहा है, क्योंकि ताइवान में जो वहां का सत्तारूढ़ दल है डीपीपी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, अब ये कह रहे हैं कि ताइवान की संसद में ऐसे 24 सांसद हैं जो उनकी बात नहीं मान रहे हैं, उनकी सुन नहीं रहे हैं और वो जो चाइना के खिलाफ माहौल बनाए हुए हैं उसमें उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। अब वेस्टर्न मीडिया ये कह रही है कि ये चाइना के समर्थक हैं 24 सांसद, और यही बात डीपीपी भी कह करके अब इनको हटाने के लिए, हिंदी में कहें तो जनमत संग्रह संसद में करवा रहा है। यही मोटा मोटी बात है जो आज हम लोग करने वाले हैं। शाही साहब, हमने बस एक झलक दी, आप बताइए कि ताइवान में ऐसा क्या हो रहा है जिसको लेकर के चीन और अमेरिका दोनों ही अपनी नजरें बनाए भी हुए हैं और उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग भी कर रहे हैं। जी, तो सौरभ, थोड़ा सा मैं एक बैकग्राउंड दे देता हूं दर्शकों के लिए ताकि थोड़ा क्लैरिटी आ जाए। सबको पता है कि जो चाइना में जब सिविल वॉर हुआ तो एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी थी और दूसरी तरफ एक पार्टी थी जिसका नाम था कुमिंतांग। कुमिंतांग पार्टी जो थी वो चियांग काई शेक की पार्टी थी और माओ जो हैं वो लीड कर रहे थे कम्युनिस्ट पार्टी को। उस सिविल वॉर में कुमिंतांग पार्टी की हार हुई और वो पार्टी अपने समर्थकों के साथ वो लोग भाग के ये जो आइलैंड है ताइवान का, वहां पे जाके वो बस गए। तब से चाइना और ताइवान के बीच जो है ये एक जिसको कह सकते हैं कि एक तल्ख जो है वो जारी है। लेकिन बाद में 60-70s तक में जाके क्या हुआ कि एक वन चाइना पॉलिसी आई, जिसको पूरी दुनिया ने, ऑलमोस्ट दुनिया के जो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज है उसने उसको इंडोर्स किया। वन चाइना पॉलिसी ये कहती है कि ताइवान इज चाइना, ताइवान चाइना का हिस्सा है और ये मिला के एक चाइना है। और लेकिन अमेरिका ये कहता है कि हम ये लीगली तो मानते हैं कि ताइवान चाइना का हिस्सा है, लेकिन हम उसका यानी शक्ति के साथ उसका विलय नहीं होने देंगे, शक्ति के बल पे विलय नहीं होने। तो ये ताइवान और अमेरिका क्लोज एलाइज हैं, लेकिन यहाँ ये भी याद रखें कि अमेरिका भी मेनलैंड चाइना को डिप्लोमेटिकली इंडोर्स करता है, ताइवान को नहीं करता है। बहुत कम, कुछ 7-8-10 कंट्री हैं वही ताइवान को अलग मानती है। और यही रीजन है कि ताइवान, जिसको पहले परमानेंट मेंबरशिप मिली हुई थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, उसको हटा के चाइना को वो मेंबरशिप दे दी गई, क्योंकि दुनिया मानती है कि चाइना, वन चाइना वही है जिसका कैपिटल जो है वो बीजिंग। तो ये मैंने बैकग्राउंड बता दिया। अब ताइवान में भी हमेशा से एक तरह से आप कह सकते हैं कि ऑटोक्रेसी रही है। कुमिंतांग पार्टी सिंगल पार्टी थी, वही एक रूल करती थी, बाकी किसी को करने नहीं देती थी। लेकिन धीरे धीरे माहौल में बदलाव आया है और अब ये दो पार्टी, बड़ी पार्टी डीपीपी और कुमिंतांग, एक दूसरे के खिलाफ वहां पे लड़ते हैं। फर्क ये है कि कुमिंतांग ये कहती है कि हम चाइना के साथ कुछ अरेंजमेंट चाहते हैं, यानी वो हांगकांग जैसा कुछ चाहती है कि आगे इस तरह से हो जाए कि वन कंट्री टू सिस्टम, जैसा चाइना हांगकांग में और मकाओ में उसने कर रखा है, उस तरह की कुछ हो जाए। डीपीपी जो है वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस में है और वो ये कहती है कि नहीं, जंग होगी तो जंग होगी, लेकिन हम बिल्कुल इससे सिसीड करना चाहते हैं, यानी अलग देश बनाना चाहते हैं। ये पूरा मुद्दा है वहां पे।
अब हुआ यूं कि डीपीपी धीरे धीरे इस तरह की कोशिश करती है जिससे जंग का माहौल जो है वो गर्म हो, इसलिए अमेरिका जाहिर है कि चाहता है कि डीपीपी वहां पे हो। अमेरिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ताइवान पे क्या होने वाला है, अमेरिका को इससे फर्क पड़ता है कि उसको एक बहाना चाहिए जिससे कि वो चाइना के साथ लड़ सके। तो जाहिर है वो बहाना डीपीपी दे रहा है। लेकिन हुआ यूं कि राष्ट्रपति चुनाव में तो अपोजिशन वोट बंटने के कारण डीपीपी के जो कैंडिडेट हैं, जो अभी वहां के राष्ट्रपति हैं, लाई चिंगते, वो चुनाव जीत गए। लेकिन पार्लियामेंट्री इलेक्शन में चूंकि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है, तो वहां पे अपोजिशन कुमिंतांग पार्टी और उसके जो सहयोगी हैं, जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, उनकी मेजोरिटी आ गई। अब डीपीपी बहुत सारी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह कोई ऐसा लॉ पास हो जाए जो प्रो अमेरिका हो, तो वो ये पास होने नहीं दे रहे पार्लियामेंट में। वो चाह रहा है कि चीन के साथ जो अमेरिका के लड़ाई की जो साजिश है उसमें उसका हिस्सा बने, वो ये होने नहीं दे रहे हैं। तो और जैसे ये चाहता है ऑटोक्रेटिक कि हम अपने हिसाब से जज को हैंड पिक करके अपॉइंट कर दे, तो जो प्रो अमेरिकन जजेस हैं उसको अपॉइंट होने नहीं दे रहा है अपोजिशन। तो इस चक्कर में ये जो है प्लानिंग अमेरिका और जो ताइवान की रूलिंग पार्टी है उसने की कि किसी इंडिपेंडेंट ग्रुप को ये कह दिया कि ये डेमोक्रेसी बचाओ ग्रुप है, और उनसे फाइल करवा दिया रिकॉल वोट। जहां मैं दर्शकों को बताऊं कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां रिकॉल वोट होते हैं, जहां ऑलरेडी जो सांसद चुन लिए जाते हैं कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद, अगर इनफ सिग्नेचर हो गया है तो रिकॉल वोट होता है। रिकॉल वोट में क्या प्रावधान है? प्रावधान ये है कि जो आदमी उनको रिकॉल करना चाहते हैं, जाहिर है कि उनकी वोट्स जो हैं वो सपोर्ट वोट से ज्यादा हो, और रिकॉल का वोट टोटल रजिस्टर्ड वोटर का 25%। तो 24 और 7 31 सांसद, ये देखिए उनको 51 तो सांसद ही है उसके पास, उसमें से 31 सांसद के खिलाफ इन्होंने रिकॉल वोट जो है की, और 2 चरणों में की। 24 सांसद एक दिन, 7 सांसद अगले महीने। तो अभी जो 24 सांसदों वाली जो वोट अभी परसों हुई थी, उसमें रूलिंग पार्टी जो अमेरिका सपोर्टेड पार्टी है वो 24 की 24 सीट ही हार गई। मतलब जो जो 24 सीट ऑपोजिशन को थी वो उनके पास ही रह जाएगी। रिकॉल वोट जो है वो इतना बुरा हार, मतलब जो है वो पॉसिबली वो राष्ट्रपति का नहीं हो सकता है, जो देखने को मिला। इतनी बुरी हार आप कह रहे हैं नहीं हो सकती है। अब एक पूरा कैंपेन चलाया जा रहा है। बहुत जब हम आपने तय किया कि हम ये करेंगे, तो हम थोड़ा सा अपना होमवर्क कर रहे थे, तो बहुत सारी कॉपीज जो हम पढ़ रहे थे, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स की हो, चाहे वो दूसरे वेस्टर्न मीडिया की हो, वेस्टर्न प्रेस की हो, वो लोग ये बता रहे हैं कि जो केएमटी पार्टी के जो 24 सांसद हैं, या केएमटी पार्टी के पास के खिलाफ ताइवान में असंतोष बढ़ता जा रहा है, और ये चाइना समर्थक लोग हैं और ये चाइना के इशारे पर काम करते हैं, और यही वजह है कि वहां का सत्तारूढ़ दल इनको अब इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मान ले, मतलब लेम भाषा में समझाने के लिए इनको हटाने की प्रक्रिया कर रहा है। तो चूंकि ये अनपॉपुलर है, चूंकि ये ताइवान के जो ताइवान देश है, मतलब उसके विरोध में चाइना के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, इसलिए इनको हटाया जाना जरूरी है। ये एक लब्बो लुआब निकल के आता है जो मैं तमाम खबरें पढ़ी से संबंधित। बिल्कुल। तो बेसिकली इसमें यही है सौरभ, जो वेस्टर्न मीडिया का एक अपना तरीका होता है वो करने का, या जो प्रोपेगेंडा की जाती है इस तरह से की जाती है। पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट कुमिंतांग ने, आज कुमिंतांग को कह रहे हैं कि ये देशद्रोही है। ये उसी तरह से है जैसे भारत में राहुल गांधी अगर सवाल उठाते हैं किसी सिंदूर पे या किसी किसी चीज पे, तो कह दिया जाता है कि ये जो है पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं। आप जो हमारे दर्शक हैं वो बड़ा क्लियर एक यहाँ पे सिमिलरिटी जो है उनको नजर आती है कि पूरी आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी, लेकिन आज जो है देशद्रोही कांग्रेस है। उसी तरह पूरी चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ लड़े कुमिंतांग, लेकिन आज है क्यों? क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि ये इस लड़ाई में हमारी स्थिति वही हो जाए जो यूक्रेन की वहां रशिया के साथ में हो रही है। अमेरिका को क्या है, अमेरिका तो दूर बैठा हुआ है। लड़ाई होगी अगर उस थिएटर में, तो वहां पे पीटे कौन जाएंगे? वहां ताइवानीज पीटे जाएंगे, उन पे मिसाइल गिरेगी, उस पे बॉम्ब गिरेगा। जो हाल आज यूक्रेन का हुआ है वो हाल कल से जो है वो ताइवान का होने लगेगा। तो चूंकि ये सांसद जो है लड़ाई के रास्ते पे नहीं जाना चाहते, डिप्लोमेटिकली इसको रिजॉल्व करना चाहते, और अमेरिका लड़ाई चाहता है, जाहिर है इसको तो बहाना चाहिए। ऐसे सीधे अटैक कैसे चाइना पे कर देगा? ये एक बहाना होगा तो ये कह सकता है कि देखिए हम डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए कर रहे हैं, तो उसको इस तरह से ब्रांड किया जा रहा है। तो इसमें सबसे हसास बात तो यही है कि अगर ये जो वेस्टर्न प्रेस ये कह रही है कि ताइवान में उनके अगेंस्ट जो है वो नागरिक का विरोध है, तो फिर तो इलेक्शन वोट के दिन क्या हुआ भाई? एक सीट भी तो जीतते। मतलब 24 सीट में अगर आप 24 सीट भी हार गए, तो ये आपका क्लेम जो है कि भाई पॉपुलर
जो है मैंडेट जो है उनके अगेंस्ट में जा रहा था, ये कहाँ पे, ये तो साबित ही नहीं हुआ। यानी तो हो गया कि आप झूठ बोल रहे हैं, विच इज अ वेरी कॉमन। ये कोई वेस्टर्न प्रेस का कोई नई बात नहीं है। देखें, ये कलर रिवॉल्यूशन जब आप पूरा ईस्टर्न यूरोप का हिस्ट्री पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए जो कुछ कॉकसिस कंट्री हैं, चाहे वो जॉर्जिया हो, चाहे वो मोल्डोवा हो, चाहे वो इस तरह के कई कंट्रीज में सीआईए इस तरह ये उसका ये जिस पर कहते हैं मॉडस ऑपरेंडी, कि वो इंडिविजुअल ग्रुप्स को सपोर्ट करता है और इस तरह से प्रेजेंट करता है कि ये कोई डेमोक्रेटिक एक ग्रुप है जिसने ये सारा इनिशिएटिव लिया है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, इसमें डीपीपी का कोई लेना देना, ये बुलाना चाह रहे हैं। तो मैं इसमें पूछता हूँ, ये किस किस्म का इंडिपेंडेंट ग्रुप है जो सिर्फ ऑपोजिशन के ही कैंडिडेट्स को रिकॉल करना चाह रहा है? भाई आप इस तरह के, अगर आपका और भी कोई चीजें हैं तो आप तो उसमें वो वैरायटी नजर आनी चाहिए ना, और भी पार्टी के उसमें सांसद दिखने चाहिए। 31 सांसद, यानी 24 इस महीने का वोट हुआ, अभी 7 तो अगले महीने होने वाले हैं जाहिर है, और 6 सांसद अगर इसमें से हारते तो डीपीपी को मेजोरिटी पार्लियामेंट में मिलता। तो मेरा ये कहना है कि भाई ये किस किस्म का इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ ऑपोजिशन के कैंडिडेट को, उसी के करप्शन को कह रहा है कि वो करप्शन है, उसके ही करप्शन तो खैर ये कह भी नहीं रहे, ये कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट का जो मतलब वो डिक्टेटरशिप जैसा वो जो काम करना चाह रहे हैं उसमें रुकावट पैदा कर रहा है। इनका मेन आरोप ये है कि पार्लियामेंट जो अपना काम ना करे। तो किस किस्म का ये डेमोक्रेटिक सेटअप है जो ये कहती है अव्वल की पार्लियामेंट अपना काम ना करे और दूसरा कि अपोजिशन कैंडिडेट को ही बुलाया जाए। देखिए, ये सब तरीकेकार होता है। हमने इंडिया अगेंस्ट करप्शन का पूरा वो माहौल देखा आज से 10-15 साल पहले कि कैसे सपोजिंगली इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है वो उसने पूरा माहौल जो है वो यूपीए के अगेंस्ट में बनाया, और उसके बाद वो सारे लोग सत्ता में आ गए। उसमें से तमाम लोग उन पार्टीज में जाके चले गए जो देखना चाहते थे कि कांग्रेस हार जाए। तो ये इस तरह के इंडिपेंडेंट ग्रुप्स का हमने हिस्ट्री जो है उसमें पहले भी देखी है, वो हमको यहाँ भी देखने को मिली। अब शाही साहब, चाइना और अमेरिका जो अब वो बैटल ग्राउंड इन दोनों के बीच ताइवान बना हुआ था, अब ताइवान को लेके जो खींचतान चल रही है, इस जनमत के फेल होने के बाद उस पर क्या प्रभाव देखते हैं, उस पर क्या असर पड़ेगा? अब चाइना क्या कर सकता है और अमेरिका की क्या रणनीति रहेगी चाइना के खिलाफ? वैसे चाइना के विदेश मंत्री से मिले थे, हमने उस पर चर्चा की थी जब टैरिफ को लेकर के यूरोप में अमेरिका के लोगों की मुलाकात हुई थी, अधिकारी भी मिले थे, डिप्लोमेट्स भी मिले थे। तो एक तरफ चाइना से संबंध बना के रखना चाहता है अमेरिका, चूंकि वो ट्रेड में वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है चाइना के खिलाफ जाना, क्योंकि डिपेंडेंसी प्रोडक्शन को लेकर इतनी ज्यादा है, और अब वहीं आपको ताइवान के जरिए दबाव भी बनाना है। तो अब इस ये जो असर हुआ है और ताइवान को लेकर के केएमटी के इन सांसदों के खिलाफ जो पूरी जो प्रक्रिया चली, उस पर उसका रिजल्ट जो है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा चाइना और अमेरिका के रिश्तों के बीच? देखें, 2 चीज इसमें से निकल के आ रही है। अव्वल तो ये है कि वोट जिस तरह से हुआ है और जिस तरह से मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो रूलिंग पार्टी के आइडियोलॉजी वाले लोगों ने इस पे खर्च किए हैं, जिसमें कि क्लियर हैंड जो है वो अमेरिका का दिखता है, उसके बावजूद भी सारे के सारे सीट्स पे हार जाना रिकॉल वोट में, ये दर्शाता है कि जो आइंदा जो लोकल इलेक्शंस होंगे और यानी मेयरल इलेक्शन जो होते हैं वो होंगे, और उसके बाद जो फिर अगला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा उसमें रूलिंग डीपीपी और उनके जो प्रेसिडेंट हैं वहाँ के लाइचिंग थे, उनकी स्थिति जो है वो थोड़ी डामाडोल नजर आ रही है। जो इस बार के ही चुनाव हुए थे उसमें अगर ऑपोजिशन यूनाइटेड होता, यानी ये 2 पार्टी जो कुमिंतांग है और टीपीपी है, नई पार्टी बन के आई है टीपीपी, जो इनके पार्टी से ही टूटी है, बेसिकली डीपीपी से टूटी है। वो ये कहती है कि डीपीपी अमेरिका का भोंपू बन गया है तो हम उसके साथ नहीं रहेंगे, उससे टूट के एक अलग पार्टी बने। अगर इन दोनों ने ज्वाइंट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट दिया होता तो इस बार ही इनका खेला शेष हो गया होता, लेकिन इन्होंने ज्वाइंट कैंडिडेट नहीं दिए और ये इलेक्शन हार गए। अब लेकिन अगले इलेक्शन में ये चीज इन सबको पता है कि, और ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई इलेक्टोरल अरेंजमेंट इन पार्टीज की हो जाएगी। तो अगर लोकल इलेक्शन ये हारते हैं और उसके बाद फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हारते हैं तो अमेरिका का वो आदमी जो वहां बैठ के अमेरिका का उस जंग के लिए जो माहौल क्रिएट करता था उसकी हार हो जाएगी। तो अब आप ये मान के चलिए कि अगले आइंदा कुछ महीनों में अमेरिका यानी सीआईए के जो फ्रंट्स होते हैं
वो तमाम कोशिश करेंगे वहां पे अनरेस्ट क्रिएट करने की, किसी तरह डीपीपी सत्ता में रहे, क्योंकि जैसे ही कुमिंतांग सत्ता में आ जाए कि भैया हमको लड़ाई नहीं करना है, हम डिप्लोमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे। तो अमेरिका सॉल्व नहीं करना चाहता ना ताइवान इशू को, वो तो चाहता है कि उसको किसी तरह लड़ाई का मौका मिले, कि चाइना को किसी तरह नहीं कैद किया। तो जाहिर है कि उसको वो चीज मिलेगी नहीं। तो एक तो अव्वल ये देखने को मिलेगा। दूसरा ये है कि ये जो अमेरिका है ये इतना उतावला क्यों? उतावला इसलिए है कि अमेरिका के एक जर्नल ने एक थ्योरी दी थी आज से 4-5 साल पहले, जिस थ्योरी में उसने ये कहा था कि 2027 के अंत तक में चाइना जो है वो हमला कर देगा ताइवान पे, उसको अपने में विलय कर। किसी ने पूछा कि इसको लेके भाई आपके पास क्या है, कोई इंटेलिजेंस है, कोई इनपुट है, कोई इंडिकेशन है, कोई ह्यूमन इंट है, क्या है, कोई सिग्नल इंटेलिजेंस क्या है आपके पास? वो कहा नहीं नहीं, 100 साल पूरे होंगे कम्युनिस्ट पार्टी के, तो वो अपना 100 ईयर सेलिब्रेटरी फंक्शन जो करेगा उसमें उसको कुछ दिखाना होगा तो वो यही करेगा। अब बताइए, इसका कोई लॉजिक नहीं है। अब इसका कोई लॉजिक हो ना हो, लेकिन अमेरिका का जो पूरा का पूरा आप जिसको कह सकते हैं कि बेल्टवे, जो पूरा का पूरा मैंडरिन क्लास है, उसमें ये थ्योरी जो है वो घर कर देगी। और आपको पता है कि कितने बुद्धिमान हैं रिपब्लिकन्स और स्पेशली ट्रंप साहब। किसी किस्म का कोई कॉन्स्पिरेसी जिसमें कि कोई बैकग्राउंड ना हो, उनको उतना, जिसमें जितना बैकग्राउंड की कमी हो, जितना इंटेलिजेंस की कमी हो किसी थ्योरी में, वो उनको उतना पसंद आता है। तो अब रिपब्लिकन पार्टी अंडर डोनाल्ड ट्रंप ने ये थ्योरी को पकड़ लिया कि हाँ भैया 27 में हमला होने ही वाला है और उससे पहले जो है हमको कुछ करना है। टू द पॉइंट वेयर जो इनकी अभी पिछले साल मीटिंग जब हो रही थी, तब तक ये यानी रिपब्लिकन्स नहीं थे, लेकिन वो एक जो डीप स्टेट है वो तो सेम ही है, उनकी मीटिंग हुई तो किसी ने शी जिनपिंग से डायरेक्ट पूछ लिया कि आप 2027 में हमला करने वाले हैं, एंड ही वाज टेकन अबैक। उसने कहा कि भाई ये कहाँ से आ गए, तो मुझे पता ही नहीं है, कि मतलब मुझे ही नहीं पता है कि मैं हमला करने वाला हूँ 2027। तो उसने पूछा कि भाई आप ये जो कह रहे हैं, ये शी जिनपिंग पूछ रहे कि आप ये कह रहे हैं कि क्या है, वेयर इज द प्रूफ, इज देयर इंटेलिजेंस समथिंग? बोला नहीं, लेकिन हमको पता है करने वाला। तो जहां इस लेवल के, इस आईक्यू लेवल पे एक्सचेंज हो रहे हों, तबादले ख्याल हो रहे हों, उस आईक्यू लेवल पे क्या सीरियस बात है, क्या आप खुद समझ सकते? तो अल्टीमेटली इस केस में यही हो रहा है कि कोशिश अमेरिका की जरूर है कि ट्रेड का भी कुछ करते रहें, लेकिन साथ में लड़ाई का जरिया भी ढूंढें। अभी पीछे 2 हफ्ते पहले ही हम लोगों ने प्रोग्राम किया था इस पे ना, कि जापान से और ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने डायरेक्टली पूछा है अमेरिका ने कि भाई युद्ध होगी तो तुम क्या करो, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया ने उसका रिजेक्शन भी कर दिया, बोला कि ये एम्बिगिटी, इस तरह के सवाल जो है उसके हम जवाब जो है नहीं देते। तो जिसको कह सकता है कि हाथ पांव जितना मारा जा सकता है उतना हाथ पांव वो मार रहे हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ताइवान के अंदर जो जनता है उसने यूक्रेन का हाल देख लिया है, उसने देख लिया है कि कैसे वेस्ट अपने हित को साधने के लिए उसने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया इस लड़ाई में झोंक के। तो मैं इस खित्ते का यूक्रेन ना बन जाऊं, इस चॉइस से बचने के लिए वहां के लोग जो हैं वो तत्पर दिख रहे हैं। और उन्होंने पिछले 2 चुनाव, मैं आपको याद दिलाऊं सौरभ, जहां एक्सेप्ट फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डीपीपी पिछले दोनों इलेक्शन हार चुका है, यानी उसको मेजॉरिटी पार्लियामेंट में भी नहीं मिली है और वो मेयरल इलेक्शन भी हार चुका है। और ये भी बताऊं कि मेयरल इलेक्शंस में उसने वहां पे मेयर इलेक्शन हारे हैं उन जगहों पे जो उनका ट्रेडिशनल ग्राउंड था। मतलब बीजेपी अहमदाबाद का मेयर इलेक्शन हार जाए तो आप क्या कहेंगे? इस तरह से वो हारे हैं। तो अब अगर यही नेक्स्ट राउंड ऑफ मेयरल इलेक्शन और अगले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तक ये सस्टेन कर गई तो डीपीपी के लिए अपनी सत्ता बचानी बहुत मुश्किल पड़ जाएगी, क्योंकि लोग जो है वो समझ रहे हैं कि वो इसमें वो उस चारा नहीं बनना चाहते, ये 2 लोगों के लड़ाई के बीच का, 2 लोगों की लड़ाई के बीच का चारा नहीं बनना चाहते हैं। शाही साहब, हम लोगों ने सारी एस्पेक्ट का कवर किए इस मुद्दे से। आखिरी सवाल इस पूरे मामले में, चीन, अगर चीन की मीडिया को आप फॉलो कर रहे हो या आपकी बात हुई हो, वो ये जो जनमत संग्रह हुआ है उसके बाद केएमटी के जो सांसदों के खिलाफ पूरा डीपीपी कैंपेन चला रहे हैं, उस पर चाइना का कोई रिएक्शन, चाइना से कोई बात जो चाइना का भी पक्ष समझ में आया? क्योंकि वेस्टर्न प्रेस तो छाप ही रहा है कि अमेरिका का पक्ष क्या है और चीन समर्थित सांसद वगैरह वगैरह, लेकिन चाइना का क्या पक्ष है?
देखें, दो बड़े रिएक्शंस आए हैं। एक तो डीपीपी का अपना ही बड़ा हास्यास्पद रिएक्शन आया है। चुनाव से पहले सारी चीज वो कह रहे थे कि डेमोक्रेसी की लड़ाई है, फलाना है, ढिमकाना है। जब अब ये हार गए हैं तो डीपीपी ये कह रही है कि लोगों को इसको इस निगाह से नहीं देखनी चाहिए कि ये कोई पॉलिटिकल बैटल। अरे ये क्या बात हुई? लोगों को चुनाव पॉलिटिकल बैटल ही होता है, उसको किस निगाह से देखना चाहिए? तो बड़ा हास्यास्पद था वो। एक स्क्रीन पे आप ट्वीट भी देख सकते हैं। एक एनालिस्ट हैं, फ्रांस के बहुत बड़े एनालिस्ट हैं इस रीजन के, चाइना और ताइवान के एनालिस्ट हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा इस पे लिखा है कि मतलब पहले तुमने पूरा इसको प्रमोट किया, तुमने पूरा इसको दिखाया, अब जो है जब हार गए तो कह रहे हो कि इसमें पॉलिटिकल मैसेज जो है नहीं ढूंढा। वेरी मतलब हिलेरियस, इसको आप पैथेटिक भी कहते हैं। चाइना का रिएक्शन ये है कि चाइना को ये तो डर लगा हुआ, ये बात तो सही है कि उनको ये लग रहा था कि अगर डीपीपी की मेजोरिटी आ जाएगी पार्लियामेंट में तो हो सकता है कि ये वॉर जो है उनको लड़नी पड़ जाए। और वो एपेटाइट अभी चाइनीज में नहीं है। वो अभी भी चाहते हैं कि इकोनॉमिक कोऑर्जन, इंटीग्रेशन, इस तरह के चीजों से वो ताइवान का विलय करें। वो मारना नहीं चाहते। उनका कहना यह है कि देखें, एक चीज लोग भूल जाते हैं, कई बार कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जिसको कवरेज नहीं मिलती है। मैं दर्शकों को याद दिलाऊं कि क्रिश्चियनिटी के ना कई वो होते हैं, जैसे मसलक हैं हिंदुओं में, मुसलमानों में, उसी तरह के मसलक जो है क्रिश्चियनिटी में भी। तो उसमें ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी जो है वो एक अलग एक मसलक है और कैथोलिक्स एक अलग मसलक है। जनरली आपको स्लाव रेस जो है यूरोप का, उसमें विद द एक्सेप्शन ऑफ क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक एंड पोलैंड, सारे के सारे आपको ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन मोस्टली आपको मिलेंगे। जो जितने भी कंट्री में वो आपको ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी मिलेंगे और उनमें बड़ा गहरा संबंध है। तो ये आज जो रशिया की लड़ाई यूक्रेन से हो रही है, ये लोग ये भी कहते हैं कि ये ऑर्थोडॉक्स भाइयों को एक दूसरे के खिलाफ वेस्ट ने लड़ाया है, विच इज लार्जली कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। तो मतलब आप ग्राउंड लेवल पे आप ये समझ नहीं सकते कि कितना संताप है। ये जो रशियन और जो यूक्रेनियन फाइटर्स हैं कि वो एक दूसरे को, अपने भाइयों को मार रहे हैं। यानी एक तो रेस भी सेम है, स्लाव रिलीजन भी सेम है, ऑर्थोडॉक्स। उनको लग रहा है कि हम एक दूसरे के भाई को मार रहे हैं, एक दूसरे के भाइयों को मार रहे हैं। ठीक है, चाइना में यही परसेप्शन है। उसको ये लगता है कि मैं अगर फोर्सफुली ताइवान पे हमला करूंगा, 2000 भी ताइवानीज मरेंगे, तो मरेंगे तो मेरे ही ना, मरेगा तो वो हान चाइनीज ही ना, जो मेजोरिटी है चाइना का। तो ये चीज चाइनीज साइकी को गाइड करती है। हालांकि इस पे उसका बहुत मजाक उड़ाया जाता है। इवन रशिया जो इतना बड़ा एलाय है चाइना का, वो भी उसको पेपर टाइगर कहता है कि तुमको हिम्मत नहीं है कि तुम हमला करके इसको मिला। पेपर टाइगर कहा जाता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं उसमें एक फ्रेज है, एक जुमला है, चाइनीज थ्रेट, मतलब मुहावरा है। चाइनीज थ्रेट का मतलब वो थ्रेट जिसको कभी डिलीवर ना किया जा सके, वो थ्रेट जिसपे कभी कोई एक्ट ना करे। लोग मजाक उड़ाते हैं चीन का इस चीज को लेकर, लेकिन वो इस साइकी को नहीं समझते कि चीन ये समझता है कि अगर 1000 भी, 2000 भी, 5000 भी मारेगा और हमने इसको विलय कर भी लिया, तो उनके दिल में हमेशा हमारे लिए जो है वो एंगर रहेगा कि भाई ने भाई की हत्या। तो वो चाहता ही है कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से, डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन से हम इसको मिला लें, हमला ना करना पड़े। तो उसको इस बात से डर तो बिल्कुल लग रहा था कि अगर इस चुनाव में डीपीपी को सत्ता दोनों तरफ मिल जाती है तो वो सिचुएशन ऐसा क्रिएट कर देगा जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ना, सेल्फ सर्विंग प्रोफेसी। ऐसी प्रोफेसी जो सेल्फ सर्विंग हो, खुद को ही वो कर दे, यानी खुद को चरितार्थ कर दे जी। तो वो उसको ये डर लगा था। तो जैसे ये हार हुई डीपीपी की तो उनमें खुशी हुई। वो उन्होंने ये कहा कि उनका जो ऑफिशियल कमेंट है वो ये है कि ये पैंतरा जो है अमेरिका और डीपीपी करना चाह रहे थे और वो पैंतरा जो फेल हो गया है, और ये जो है एक अच्छा कदम है। तो नहीं, दे हैव वेलकम दिस मूव प्राइमरली बिकॉज कि वो नहीं चाहते थे कि फोर्स्ड कोअर्सन से अभी उनको ये लड़ाई जो है लड़नी पड़े। वो अभी भी मामला यही है कि कोशिश ये रहती है कि किसी तरह से इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जैसे आपको पता होगा ताइवान से बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है वो मेनलैंड चाइना में काम करते हैं। अब ये श्योर करने के लिए कि ये लोग जो चाइना में काम कर रहे हैं, जाहिर है कि वो वॉर तो नहीं चाहेंगे, दोनों देशों के बीच जो लड़ाई हो, तो फ्लाइट्स पकड़ पकड़ के वो चाइना से आए हैं वोट करने के लिए, ताकि कुमिंतांग जो है वो हार न जाए।
तो आप वो देख सकते हैं कि एक जो वो दिलों का जुड़ाव जो है वो ये ऐसा भारत पाकिस्तान जैसा नहीं हो गया मामला कि मतलब हर लेवल पे एक्रीमनी है। यहाँ एक्रीमनी गवर्नमेंट लेवल पे है, लेकिन पब्लिक लेवल पे बहुत ज्यादा हमाहंगी भी आपको देखने को मिलती। तो हम लोगों ने इस मुद्दे पर सारे एस्पेक्ट्स पर चर्चा भी की, आपको बताया भी। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा, ताइवान की जनता क्या चाहती है, और जो जनता चाहती है अंत में वही होगा। और जनता जितना दबाव अपनी सरकार पर बना ले वो महत्वपूर्ण रहेगा। शाही साहब बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया द रेड माइक दुनिया देखने के लिए। हम विभिन्न मुद्दों पर रेड माइक दुनिया पर प्रोग्राम लेकर के आते हैं। शाही साहब बहुत रिसर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, और हम भी चाहते हैं कि हमारा रेड माइक का दर्शक विश्व के तमाम देशों, उनके संबंधों, कूटनीति को समझे और बेहतर बने, समझे, जाने। बहुत बहुत शुक्रिया शाही साहब, बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों हमारे साथ जुड़ने के लिए।